Straight line always passes through two fixed point. Always passes through two fixed point. कि स्ट्रेट लाइन हमेशा दो फिक्स पॉइंट से पास करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो फिक्स पॉइंट से सिंगल स्ट्रेट लाइन ही पास कर सकता है, दो स्ट्रेट लाइन सेम फिक्स पॉइंट से पास नहीं करेगा। उसके बाद इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी पासेस थ्रू सिंगल पॉइंट। इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारा स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर सकता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। और लास्ट स्टेटमेंट है, बेसिक बात है कि स्ट्रेट लाइन नेवर पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि अगर हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट स्पेस में लेते हैं तो कोई भी सिंगल स्ट्रेट लाइन ये तीनों से एक साथ पास करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ तो इन दोनों से पास करेगा, वो तीसरे पॉइंट से पास नहीं करेगा। दूसरा स्ट्रेट लाइन अगर मैं लेता हूँ तो वो AC से पास करेगा पर वो B से पास नहीं कर रहा है। अगर तीसरा मैं लेता हूँ तो BC से पास कर रहा है पर A से पास नहीं कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है जो कि एक साथ तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे। इसके बाद अब हम स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमको सीखना होता है इंक्लिनेशन एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इंक्लिनेशन एंगल के बारे में नहीं जानेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन के को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए इंक्लिनेशन एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंक्लिनेशन एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है तो हम समझते हैं पहले कि इंक्लिनेशन एंगल क्या है। इट इज द एंगल मेड बाय a straight line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Bias डायरेक्शन। समझते हैं इस बात को कि ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आगे सीखेंगे कि ये भी कोई एक्स बाई प्लेन है, एक्स डैश बाई डैश। तो ये बात हम लोग बेसिक में जानते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव एक्स साइड, दिस इज निगेटिव एक्स। ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव बाई एक्सिस होगा और नीचे को हम लोग बोलते हैं निगेटिव बाई एक्सिस। तो कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि ये लाइन एल है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, मानिए कि ये थीटा एंगल है, तो इस थीटा को हम लोग इंक्लिनेशन एंगल बोलेंगे। लेकिन कब? जब ये थीटा एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में बनाए। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। तो थीटा को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इट इज द इंक्लिनेशन एंगल। तो here theta is the inclination angle, theta is the inclination angle। पहला बात क्लियर हो कि जो इंक्लिनेशन एंगल क्या कहलाएगा कि लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल मेजर करेगा एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, उस थीटा को हम लोग इंक्लिनेशन एंगल बोलेंगे। अब ये इंक्लिनेशन एंगल का एक अपना रेंज होता है। तो थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो ओपन से लेकर पाई क्लोज। जो थीटा का रेंज होगा वो जीरो ओपन से लेकर पाई क्लोज के बीच में होगा। जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री एंगल बनेगा। इसके बाद अगर मैं इसके लिए पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल इस एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में बीटा बना रहा है, तो क्या मैं बीटा को इंक्लिनेशन एंगल बोल सकता हूँ? तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि बीटा इज नॉट एन इंक्लिनेशन एंगल। रीजन क्या है? इसको रीजन समझते हैं। क्योंकि एक तो बीटा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ तो एंगल बना रहा है, पर इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉक बाई डायरेक्शन है।
तो क्लॉक बाई डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो इंक्लिनेशन एंगल नहीं कहलाएगा। हम बोल सकते हैं कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, बीटा एंगल बनाता है इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज या इन क्लॉक बाई डायरेक्शन। लेकिन डेफिनेशन ये बोलता है कि इंक्लिनेशन एंगल हम उसी एंगल को काउंट कर सकते हैं जो कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में एंगल बनाता हो, है ना। तो इस कारण से हम लोग थीटा को इंक्लिनेशन एंगल काउंट करेंगे, बीटा को इंक्लिनेशन एंगल काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर मैं यहां से मेजर करना चाहूं तो एक और एंगल मेजर होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा। तो क्या अल्फा इंक्लिनेशन एंगल बोल सकते हैं हम लोग? तो अल्फा इज नॉट एन इंक्लिनेशन एंगल, अल्फा इज नॉट एन इंक्लिनेशन एंगल। अल्फा को हम लोग इंक्लिनेशन एंगल नहीं बोल सकते हैं। रीजन क्या है अल्फा को इंक्लिनेशन एंगल नहीं बोलने का? क्योंकि थीटा का जो रेंज है वो फिक्स है कि थीटा हमेशा 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अल्फा के लिए बात करता हूँ तो अल्फा ग्रेटर देन पाई होगा। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्लिनेशन एंगल नहीं होगा, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन पाई। इंक्लिनेशन एंगल ऑलवेज बिलोंग्स इन 0 से पाई। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ अ लाइन और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय m। slope of a line is represented by a small m। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये जनरल कन्वेंशन है कि स्लोप ऑफ अ लाइन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं कोनिक से कोऑर्डिनेट के अंदर। अगर हमको किसी और नोटिफिकेशन देना होगा तो हम उसको मेंशन करेंगे कि दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। जनरली कोऑर्डिनेट में स्लोप ऑफ अ लाइन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो स्मॉल m होता है। एंड इट इज इक्वल टू टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा ऑफ अ लाइन। हम जानते हैं कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से लेकर पाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ m इज इक्वल टू tan थीटा, और इसको बोल सकते हैं कि इट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन L। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा, m के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को कि स्ट्रेट लाइन को सीखने के लिए सबसे पहले इंक्लिनेशन एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंगल। हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन का किस तरीके से मेजर करते हैं। उसके बाद हमको उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि हम लोग सीखते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन जो होता है दैट इज द टेंजेंट वैल्यू ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल। शायद इसी कारण से हम लोग को सबसे पहले इंक्लिनेशन एंगल सीखने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which inclination angle is पाई बाई 4। तो स्लोप क्या होगा लाइन का? m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज द इंक्लिनेशन एंगल, और थीटा कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ? tan पाई बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लाइन का जो स्लोप होगा वो 1 होगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज 1, m इज इक्वल टू 1, ये इसका स्लोप होगा। बेसिक क्वेश्चन है, अभी हमको बेसिक से ही सीखना है। इसके बाद अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, पॉइंट। यदि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप ऑफ द लाइन को कैसे ड्रॉ सीखेंगे? तो स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, स्लोप ऑफ अ लाइन passing through
टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई लाइन ए और बी से पास कर रहा है, ए का कोऑर्डिनेट x1/1 और बी का कोऑर्डिनेट x2/2 है, जो कि हमको पता है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन ऑर्डिनेट ऑफ द चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट of A and B, by coordinate of A and B of point A and B upon change in x coordinate of point A and B। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चेंज इन ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, चेंज इन या डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट ऑफ point A and B upon difference between abscissa of the point of a point A and B, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हम लोग स्लोप निकालने की बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू चेंज इन बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर बात क्लियर होता है कि अगर हम यहाँ पे चेंज देखना चाहें तो वो बाई 2 माइनस बाई 1 और x2 माइनस x1 से होगा। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अगर हम लोग चाहें इसको एक्सप्लेन करना तो कर सकते हैं, पर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक्सप्लेनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। हमको बस इस बात को सीखना है कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, तो चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 एंड चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो शॉर्टकट में हम समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। यहाँ देखिएगा कि ये कोई भी लाइन है जो कि ए और बी से पास कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट x1/1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2/2 है, तो ये कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल थीटा बनाएगा, दैट इज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द लाइन एल या ए बी। अब ये एंगल जो थीटा बना रहा है, तो हम यहाँ पे चेंज काउंट करने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी न किसी सी पॉइंट पे मर्ज होगा। और अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी और सी, ठीक है। तो इस लेंथ को अगर हमको काउंट करना है तो दिस लेंथ इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1, और इस लेंथ को अगर काउंट करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। दिस लेंथ इज इक्वल टू x2 माइनस x1। और अभी हम लोग डेफिनेशन से सीखे थे कि स्लोप, अगर मान लिए कि इसका स्लोप जो है m है, तो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से अगर इसका एंगल थीटा है तो ये एंगल कितने का होगा, थीटा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम लोग tan थीटा का मान कैलकुलेट करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC का मान किसके बराबर है, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर हम यहां से बोलना चाहें तो tan थीटा किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट वैल्यू ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल इज इक्वल टू स्लोप। तो m किसके बराबर होगा, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होगा। इसके बाद
अभी हम लोग सीखे हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन इज बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकल कर आता है, कैसे ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस है, x डैश और बाई डैश, ये पॉइंट है ओरिजिन का। यदि कोई लाइन x एक्सिस को थीटा एंगल पे कट करता है और किसी भी दो फिक्स पॉइंट से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट x1 बाई 1 x2 बाई 2 है, तो हमको इसका स्लोप निकालना है ना। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि B से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और A से परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर C पॉइंट पे मीट करेगा जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। उसको देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो एंगल थीटा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द लाइन यहाँ पे होगा वही थीटा हम लोग इस जगह पे काउंट करेंगे। और अभी हम लोग सीखे हैं कि टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंगल इज द थीटा। तो इसका टेंजेंट वैल्यू निकालने के लिए, tan थीटा का मान निकालने के लिए इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। और BC जो होगा वो BC का मान अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो ये बाई 2 माइनस बाई 1 के बराबर होगा, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट। और AC का जो मान होगा वो होगा x2 माइनस x1 के बराबर होगा। इसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है x1, 0 और x2, 0। तो इन दोनों का जो चेंज होगा वो x2 माइनस x1 के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है 0, बाई 2 और इस जगह पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है 0, बाई 1, है ना। तो अगर मैं इस चेंज को देखना चाहूँ BC के लिए तो ये बाई 2 माइनस बाई 1 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, tan थीटा का मान है ये। और अभी हम लोग सीखे हैं कि टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंगल इज स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ द लाइन इज m दैट इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके बाद जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग यहां पे लिखने जा रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through (3, 2 and 4, 7). तो 3, 2 और 4, 7 से अगर कोई भी लाइन पास कर रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू डेल बाई अपॉन डेल एक्स। और यहाँ पे डेल बाई अगर लिखना चाहें तो 7 माइनस 2 और 4 माइनस 3। बच्चों से एक गलती होता है कि हम जब डिफरेंस लेंगे तो जिस सीक्वेंस में न्यूमरेटर का डिफरेंस लेंगे उसी सीक्वेंस में डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने का मतलब क्या हुआ कि इस m को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो बाई 2 माइनस बाई 1 न्यूमरेटर में ले रहे हैं तो सेम डिफरेंस x2 माइनस x1 के फॉर्म में ही डिनोमिनेटर मिलेंगे। इसको हम यहाँ पे x1 माइनस x2 नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं m को इक्वेट करना चाहूं तो ऐसे भी इक्वेट कर सकता हूं बाई 1 माइनस बाई 2 x1 माइनस x2, ये भी सही होगा लिखना। लेकिन अगर मैं इसी m को इस फॉर्म में लिखता हूं कि बाई 1 माइनस बाई 2 और x2 माइनस x1, तो ये जो फॉर्म होगा लिखने का वो गलत होगा। इस चीज पर ध्यान रखना है कि जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो सीक्वेंस जो होगा, पैटर्न जो होगा वो सेम होगा। अगर मैं बाई 2 माइनस बाई 1 ले रहा हूं तो नीचे भी हमको x2 माइनस x1 ही लेना होगा। अगर मैं न्यूमरेटर में बाई 1 माइनस बाई 2 लूंगा तो डिनोमिनेटर में भी मुझे x1 माइनस x2 भी ही लेना होगा। अगर मैं इस तरीके से लेता हूं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू बाई 1 माइनस बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये मिस्टेक होता है। बच्चा इस तरीके का गलती करता है, आप लोग इस तरीके का गलती करते हो, तो यहाँ पे हमको इस बात से बचना है।
अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 5:1 एंड आंसर इज 5। इसके बाद तो इससे सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी नहीं लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी हमको नहीं लेना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है अभी स्लोप निकालने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वेरियस फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लिखिएगा, वेरियस फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म है, इसी फॉर्म पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इस फॉर्म पे डिस्कशन के बाद फिर हमारा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पे शुरू होगा। जैसे पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उस पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप गिवन होगा, तो हमको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिखना है। मतलब क्या हुआ कि इफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू px1 y1 and whose slope is equal to m, जिसका स्लोप m है। मतलब ये दोनों बात इसमें दिया हुआ रहेगा, दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और उस लाइन का स्लोप क्या है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, required equation of line is y minus y1 is equal to m x minus x1। तो required equation of the line जो होगा वो y minus y1 is equal to m x minus x1। इस बात को भी समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है, कैसे ये इक्वेशन निकल कर आया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या, शॉर्टकट पे हम लोग देखते हुए चलते हैं कि कोई भी लाइन जिसका स्लोप हमारे पास गिवन है कि स्लोप इसका m के बराबर है और ये p पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है ना। तो जब ये x1 y1 से पास कर रहा है तो अब हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन को फिर से रिकॉल करेंगे लोकस के फॉर्म में, है ना। तो लोकस में ये कहता है कि लोकस के फॉर्म में अगर हम लोग डेफिनेशन के लिए बात करें कि अ वेरिएबल पॉइंट p या वेरिएबल पॉइंट q moves in such a way such that slope of p and q are is always m। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करेंगे q h के, और इसी कारण सबसे पहला लेक्चर जो मैंने लिया है लोकस का लिया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी डेफिनेशन सीखना है वो लोकस के फॉर्म में सीखना है। तो लोकस के फॉर्म में हमको इक्वेशन निकालने का तरीका आना चाहिए। तो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोग लोकस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसी चीज का यूज हम यहां भी करने जा रहे हैं कि हम मानते हैं कि ये वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, और डेफिनेशन ये कहता है, यहाँ पे डेफिनेशन जो होगा स्ट्रेट लाइन का वो ये होगा कि स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट q moves in such a way such that p and q are all p and q having slope m। मतलब p और q के बीच का जो स्लोप होगा वो हमेशा m होगा। तो वेरिएबल पॉइंट h k है, फिक्स पॉइंट x1 y1 है और स्लोप इसका m है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डेफिनेशन के हिसाब से कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन बाई k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। और इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा k माइनस y1 इज इक्वल टू m h minus x1 and required locus is y minus y1 is equal to m x minus x1।
क्लियर हुआ लोकस? मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, उसको समझना है कि स्ट्रेट लाइन का लोकस क्या है। यहाँ पे मैं लोकस को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लोकस, कि अ वेरिएबल पॉइंट क्यू एच कॉमा के मूव्स इन सच अ वे सच दैट स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी क्यू इज ऑलवेज एम। क्लियर? कि स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P and Q is always m, the slope of the line passing through P and Q is always m। इसको कैलकुलेट करेंगे और ये इक्वेशन निकल कर आता है। बात क्लियर होता है? ये अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड हुज इंक्लिनेशन एंगल इज π/4। कहने का मतलब क्या हुआ कि थीटा का मान गिवन है, इंक्लिनेशन एंगल π/4 है ना, ये इसका इंक्लिनेशन एंगल गिवन है। तो इंक्लिनेशन एंगल से हम लोग स्लोप का मान निकाल सकते हैं, tan π/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो स्लोप का मान पता चल गया। पॉइंट हमको गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट इज 3,4। और यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 का जो मान है यहाँ पे वो 4 के बराबर है, m का मान 1 है और x माइनस x1 का मान 3 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। इसको लिख सकते हैं x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। इसके बाद कुछ एक बेसिक बात हम इसमें सीखेंगे, कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, उसको भी समझते रहना है कि इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, या सबसे पहले स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के बारे में सीखते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। कि एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हमेशा 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। इसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्स एक्सिस जो पास करेगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा और इसका स्लोप का भी मान 0 है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखने की बात करता हूँ y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, तो m का भी मान 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और यहां पे हमको समझना होगा कि नॉट डिफाइंड टर्म्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इस जगह पे स्लोप जो हमको लेना होगा m 1/0। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी स्लोप नॉट डिफाइन होगा तो हम स्लोप को किस फॉर्म में लेंगे, m इज इक्वल टू 1/0। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा कि y एक्सिस भी किससे पास करेगा, ओरिजिन से, 0,0। तो फिक्स पॉइंट तो हमको पता है कि 0,0 से पास कर रहा है, और इसका स्लोप हमको पता है कि y एक्सिस का स्लोप हमेशा 1,0 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड स्लोप होता है। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/0 x माइनस 0, और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म पे हम लोग आ रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म हम लोग सीखे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करना है जो कि 2 पॉइंट ए x1 y1 b x2 y2 से पास करता है। तो ये a है, ये b है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए हमेशा या तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए या स्लोप और 1 पॉइंट चाहिए। तो जब ए बी दिया हुआ है, 2 गिवन पॉइंट है, तो हम सबसे पहले इससे स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। तो ए बी का जो स्लोप होगा, अभी हम लोग सीखे हैं स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इट इज ऑल्सो इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। किसी भी फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज जो इक्वेशन रिक्वायरमेंट है, तो हम सबसे पहले इस स्लोप का यूज करेंगे। एम का मान हमको पता है और कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले सकते हैं। या तो हम ए का फिक्स पॉइंट ले सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं x1 y1, या बी का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं x2 y2। अगर हम इक्वेशन लेते हैं थ्रू द ए, तो इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्या हमको m का मान पता है? m का मान पुट कर देंगे तो इसको और लिखा जा सकता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, इसी फॉर्म को हम ऐसे भी याद रखते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। ठीक है, इसके बाद सेकेंड फॉर्म भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसको मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट पॉइंट b x2 y2 y माइनस y2 इज इक्वल टू m x माइनस x2। और इसको लिखा जा सकता है y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x2। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y2 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x2 x1 माइनस x2। तो ये दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट के लिए हम सबसे पहले दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकालेंगे और किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे। अब पहले फॉर्म का यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जिसका ये रिजल्ट हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म का। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 एंड 5, 7। हमको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिखना है जो कि 3, 4 और 5, 7 से पास करता है। तो 3, 4 और 5, 7 से पास करने वाला, मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4 और बी का कोऑर्डिनेट है 5, 7। एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाकर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रिक्वायरमेंट अगर हम समझेंगे तो एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नहीं तो रफ डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए सीखना है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी होता है चेंज इन y 7 - 4 एंड चेंज इन x 5 - 3, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो स्लोप तो हमको पता चल गया। अब किसी भी पॉइंट से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y - 4 इज इक्वल टू 3/2 x - 3। अब इसको जब हम सॉल्व कर आंसर को हम अपना दे सकते हैं कि डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2y - 8 इज इक्वल टू 3x - 9। और इसको लिखा जा सकता है 3x - 2y
-1 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म शुरू करने से पहले हम स्लोप के बारे में तो सीख चुके हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन के बारे में सीखना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लाइन का इक्वेशन को लिखते हैं या किस फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या होता है, इस सेक्शन को हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, इसको समझिएगा। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ए और बी पॉइंट पे कट करता है, ए कॉमा 0, 0 कॉमा बी। तो इस डायग्राम के लिए इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए होगा एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए, वाई इंटरसेप्ट इस लाइन का कितना होगा, बी के बराबर होगा, पहला बात। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम लोग आपसे ये पूछें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ द वाई इंटरसेप्ट, तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू mod A and length of the y intercepts is equal to mod B। मतलब ये हुआ कि x intercept is the coordinate abscissa of the point A या x coordinate of the point B and y intercepts is y coordinate of the point B। क्लियर होता है ये बात कि जब हम लोग एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए बात करेंगे तो क्या ए कोऑर्डिनेट का एक्स पोजीशन है और क्या वाई कोऑर्डिनेट का बी के कोऑर्डिनेट का वाई का पोजीशन है। बात समझ में आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, इस तरीके का लाइन अगर ड्रॉ किया हुआ है, इसको मान लीजिए 3,0 और इसको मान लीजिए 0,-4। यहाँ पे मैं लगभग एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्स बाई प्लेन बनाया हुआ है ना। ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे 3,0 पे ये कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे ये 0,-4 पे कट कर रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट के लिए बात करता हूँ तो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। वाई इंटरसेप्ट के लिए अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये दोनों बात क्लियर हुआ। यही चीज मैंने यहां भी मेंशन किया है कि x इंटरसेप्ट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड y इंटरसेप्ट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B, है ना। लेकिन लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट के लिए जैसा ही अगर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, तो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, ठीक है, इज इक्वल टू mod 3 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू mod ऑफ -4 इज इक्वल टू 4। क्योंकि लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंगे, इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करने जा रहे हैं, समझिएगा। -4,0 और 0,-5। ठीक है, अब आइए, अगर इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में एक्स इंटरसेप्ट के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, -4
बाई इंटरसेप्ट के लिए बात करते हैं, बाई इंटरसेप्ट कितना होगा, -5। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट के लिए अगर बात करें तो लेंथ ऑफ एक एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू mod of -4 इज इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ बाई इंटरसेप्ट जो होगा वो mod ऑफ -5 इज इक्वल टू 5। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स। मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स इज पोजीशन ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ऑफ कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, और कोई भी लाइन बाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है उसका बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेंथ के लिए बात करता हूं तो लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ द बाई इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है, इस कारण से हम उसको मॉड ए और मॉड बी के टर्म में रखेंगे। इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लोग आगे सीखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and which cuts an intercept c on y axis। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइन जिसका स्लोप m दिया हुआ है और ये बाई एक्सिस पे 0, c इंटरसेप्ट कट करता है ना। c का कोई भी वैल्यू हो सकता है, c कोई ना कोई कांस्टेंट है, साइन से हम विशेष मतलब नहीं रखते हैं, c के फॉर्म में बात करते हैं, c इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, या अगर हम इसके लिए दूसरा डायग्राम देखना चाहें तो इस तरीके से भी डायग्राम देख सकते हैं। ये लाइन है, इसका स्लोप m, स्लोप इज इक्वल टू m, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट को कट करता है, ये कोऑर्डिनेट है 0, c। अगर हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे तो ये +c होगा और ये -c होगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर सकते हैं और इसको प्लस कर सकते हैं। दोनों के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो इक्वेशन लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा, प्लस माइनस का अंतर आएगा, विशेष कोई अंतर नहीं आने वाला है। जैसे क्योंकि फिर से ये फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, स्लोप हमको पता है, इंटरसेप्ट बोलने का मतलब क्या हुआ कि बाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमको पता है, तो 0, c इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हम इसके इक्वेशन को लिखना चाहें तो इस फॉर्म में इसका इक्वेशन आएगा बाई -c इज इक्वल टू m x -0, और इसको लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू mx + c। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई भी लाइन इस तरीके से लिखाता है। इस लाइन का फायदा ये है कि हम इसमें डायरेक्ट स्लोप और एक बाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इस लाइन को देखकर, कि अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में लिखा हुआ है बाई इज इक्वल टू mx + c, तो x का जो कॉफिशिएंट होगा वो स्लोप ऑफ द लाइन होगा यदि बाई का कॉफिशिएंट 1 है। तो इस फॉर्म में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि बाई का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होगा, तो x का कॉफिशिएंट स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और c जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसके लिए लाइन का इक्वेशन लिखना चाहूं तो लाइन का इक्वेशन यहां पे लिखाएगा बाई +c इज इक्वल टू m x -0, और इसको लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू mx -c। ठीक है, mx -c। तो c इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लस या माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस है, और ये जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट पर कोई विशेष बात नहीं दिया हुआ था, मेंशन नहीं किया हुआ है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है या बाई एक्सिस, इसी कारण मुझे दोनों फॉर्म को लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म, intercept forms of a line, intercepts form of a line। किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में सीखते हैं। मानते हैं कि लेट
A be the x-intercepts and B be the y-intercepts, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बाई प्लेन पे कोई भी लाइन इस तरीके से x बाई प्लेन को कट करता है कि x एक्सिस पे वो a, 0 से पास कर रहा हो और बाई एक्सिस पे 0, b से पास कर रहा हो, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन x इंटरसेप्ट्स प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू 1। और इससे हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये बात मेंशन करना होगा कि x इंटरसेप्ट में बोल रहा हूँ तो जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा a का, या y इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा b का, चाहे अगर वो प्लस साइन के साथ हो या माइनस साइन के साथ हो, तो हम उस तरीके से लेंगे। लेंथ पर हम लोग बात नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ मैंने सीधा मेंशन किया है कि x अपॉन x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट इसमें मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x और y एक्सिस को काटा है, इस कारण से a और b यहाँ पॉजिटिव मैं दे रहा हूँ। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन को काटेगा तो उस हिसाब से हम x इंटरसेप्ट कंसीडर करेंगे। अभी मैंने आपको डिस्कशन में बताया है इस बात, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब आप इसको खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि 2 पॉइंट गिवन है, हम ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं और किसी भी एक पॉइंट से पास कराकर इस फॉर्म में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। समझिएगा कि अगर मैं यहां से स्लोप लिखना चाहूं तो स्लोप कितना होगा, b माइनस 0 और 0 माइनस ए। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ऑफ b अपॉन ए। अब इसको पास करवाते हैं a, 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, required equation of line is required equation of line AB is x by minus 0 minus b upon a x minus a by minus 0 minus b upon a x minus a। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो a को इधर लेकर जाऊंगा, ये लिखा हुआ है a बाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं बी एक्स प्लस ए बाई इज इक्वल टू ए बी, और इसको लिखा जा सकता है एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट निकल कर आया, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम इस जगह पे, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड equation of line passing through 4, 0 and 0, 6। तो x इंटरसेप्ट्स 4, 0, 0, 6। तो हम लिख सकते हैं x अपॉन
4/6 इज इक्वल टू 1। तो ये है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। बात क्लियर होता है ये? क्योंकि हम लोग पोजीशन लेते हैं हमेशा, यहाँ प्रूफ में भी मैंने दिखाया है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया हुआ है वो ए लिया हुआ है, लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है। तो पोजीशन हम लेंगे, पोजीशन के हिसाब से ये हमारे पास आंसर आता है। इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा और चेंज कर दें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू (4,0) एंड 0,-6। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन इस जगह से पास कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट 0,-6 है, ये 4,0 है। तो x इंटरसेप्ट इज 4, y इंटरसेप्ट इज -6। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/4 प्लस y/-6 इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करके लिखेंगे, इसको मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। करके मेंशन कीजिएगा इस बात को, नोट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis whose x intercepts is, whose y intercepts is C, whose y intercepts is C, है ना। तो y intercept C बोलने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइन या तो 0,C से पास करेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू C, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, सॉरी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड हुज y इंटरसेप्ट इज C, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू C। दूसरा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन parallel to x axis whose x intercepts is A। इसको डायग्राम में देखते हैं, ये x और y है, ये 0 से कोई भी लाइन पास कर रहा है। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू A, मतलब पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा, पैरेलल लाइन ऑफ द x एक्सिस का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट्स, एंड पैरेलल टू y एक्सिस के अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट। हमको इस इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन को याद रखना था, y इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट पैरेलल टू x एक्सिस, अब पैरेलल टू y एक्सिस होगा x इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, normal form of a line. What is the meaning of normal form of a line? ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन upon which a normal can be drawn from origin to the given line which length of normal is p।
मैं इस बात को अभी मेंशन लिखूंगा भी, तो पहले आप भरवली इसको समझिएगा कि क्या बोला जा रहा है। अ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच a normal can be drawn, a normal या a perpendicular is drawn whose length is p unit and which makes angle alpha and which makes angle alpha with positive direction of x axis। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, है ना। लेकिन कंडीशन जो दिया हुआ है कि इस लाइन पे ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वो मेंशन है कि ये अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, क्योंकि ओरिजिन से अगर हम किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम एज अ नॉर्मल काउंट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इस कारण इसको बोला जा रहा है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये हम यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए एम, तो ओरिजिन ओ एम ए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें हमको ये लेंथ पता है और ये पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन से हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये लेंथ जो होगा वो होगा पी सेक अल्फा के बराबर। आप कैलकुलेट करना चाहें तो पैथागोरस रूल से भी, सॉरी बेसिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का राइट एंगल का फॉर्मूला है वहाँ से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये जो लेंथ होगा ये होगा पी कॉसेक अल्फा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि एक्चुअल में पी सेक अल्फा इसका एक्स इंटरसेप्ट है और पी कॉसेक अल्फा इसका बाई इंटरसेप्ट है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स अपॉन पी सेक अल्फा प्लस बाई अपॉन पी कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। अभी सीखे थे जस्ट पहले, स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में, है ना। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस वगैरह में, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन को सीखने जा रहे हैं, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। लिखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इज ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन होता है, ओके। अब इस लाइन में अगर हम लोग ये जानना चाहें कि व्हाट इज द स्लोप, ठीक है, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर कर हम इस जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। समझिएगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन को
यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना होगा कि ए बी सी बिलोंग्स आर, है ना, और एट अ टाइम ए बी नॉट इक्वल टू 0। ए और बी कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकता है। अगर एक साथ 0 हो जाएगा तब ये कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, c इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का मान आ जाएगा, तब ये लाइन नहीं रहेगा, पॉइंट होगा। तो इस बात को भी मेंशन करना है कि ए और बी, ए बी सी किस में लाई करेगा, रियल नंबर में लाई करेगा, और ए बी एक साथ 0 नहीं हो सकता है, कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा। एक 0 होगा तो दूसरा 0 नहीं हो सकता, दूसरा 0 होगा तो पहला 0 नहीं हो सकता, और नॉट टुगेदर, ठीक है। अब आइए, अगर मैं इस जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं, चेंज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको ये कंडीशन बताया था कि बाई का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होगा। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं बी बाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और हम इसके लिए लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। इसको लिखा जा सकता है बाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। तो एक्स इसमें स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ए बाई बी, और बाई इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी। ये बात समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल फॉर्म में अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें तो जनरल फॉर्म में स्लोप का जो फॉर्मूला होगा, स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बाई, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बाई। ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूजफुल है, इसको भी हमको याद रखना है ना, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, याद रखना है इस बात को। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में नॉर्मल जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे, और नॉर्मल फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। अगर मैं इसको 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।